मीना गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली एसोसिएट प्रोफेसर। आज के व्याख्यान में मैं आपको सत्ता क्या है और सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता की अवधारणा क्या है, सत्ता की प्रकृति क्या है, सत्ता पालन का आधार क्या है और अधीनस्थ द्वारा सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, इस पर मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा। तो सत्ता को हम राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण अर्थात नीति बनाने में, नीतियों का समन्वय करने में, अनुशासन और प्रत्यायोजन अर्थात विभिन्न निकायों में सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, अर्थात सत्ता बांटी जाती है। ये सभी राजनीतिक प्रक्रिया सत्ता के आधार पर ही संभव होती है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक। दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में भी हम सत्ता की अवहेलना नहीं कर सकते। तो राज व्यवस्था और राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि सत्ता से ही संभव होती है। तो ये तो हुई सत्ता, अर्थात सत्ता वो है अधिकार, सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थ स्वीकार करते हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थ द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। तो सत्ता की अवधारणा क्या है, ये सत्ता के अर्थ और व्याख्या से स्पष्ट होता है। जैसा कि रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। हेनरी फॉयल ने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। मैरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड और साइमन आदि विद्वानों ने व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सत्ता की व्याख्या की है और इन विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाले उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों का पालन करवाने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति पर आधारित संबंधों को जन्म देती है। इसी तरह से साइमन ने कहा कि अधिकार सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। ये दो व्यक्तियों के बीच उत्तराधिकारी और अधीनस्थ का संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा और अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं जो उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित करते हैं। तो सत्ता क्या है? सत्ता उच्च अधिकार, सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की हम उसको वह शक्ति, स्थिति, अधिकार मान सकते हैं कि जिन आदेशों को अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किया जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थ क्या करते हैं और उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना आवश्यक समझते हैं। सत्ता की प्रकृति क्या है? सत्ता की प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित है, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत। प्रोफेसर बीच ने ये दो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत क्या है? विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार हम मान सकते हैं और सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्था और संगठनों में विशिष्ट और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इसे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बताती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। और मैकाइवर ने औपचारिक सत्ता सिद्धांत को शासन का जादू कहा है कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो, ना ही उनसे अधिक योग्य हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ नहीं हो, तो भी कभी कभी तो ये मानते हैं कि उनका स्तर इन सबसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होता है। कौन? उच्च अधिकारी। इसलिए वो क्या करता है? आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का अधीनस्थ पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। ये तो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत, जो व्यवहारवादी और मानव संबंधवादी है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और ये यथार्थवादी अध्ययन करता है और ये मानते हैं कि सत्ता कानूनी रूप से केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में
आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। जैसा कि बर्नार्ड ने अपनी रचना द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखा है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें। इसके लिए 4 बातें पूरी होनी आवश्यक है। पहला तो है अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता या समझ सकता हो। दूसरा, अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है। और तीसरा, निर्णय लेने के समय में वह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है तथा वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश के अनुपालन की क्षमता रखता हो। इसी प्रकार सत्ता के स्रोत या प्रकार 3 हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरी बौद्धिक कानूनी वैधानिक नौकरशाही आधिकारिक सत्ता और तीसरी करिश्मात्मक सत्ता। तो मैक्स वेबर ने इन 3 सत्ताओं का कौन कौन सी परंपरागत, बौद्धिक कानूनी वैधानिक नौकरशाही सत्ता और करिश्मात्मक सत्ता का उल्लेख किया है। परंपरागत सत्ता मैक्स वेबर के अनुसार जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है तो सत्ता का ये प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इस प्रकार परंपरागत सत्ता से अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन डेलीगेशन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर यह निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति कारण करते हैं। जैसे कि राजतंत्र में राजा की आज्ञा का पालन सभी प्रजा के लिए करना आवश्यक होता है। तो यह सत्ता का परंपरागत। विद्यार्थियों, बौद्धिक कानूनी वैधानिक नौकरशाही सत्ता वो सत्ता होती है जिसमें अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं। तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी सत्ता माना जाता है। ये संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किया गया जो पद होता है उससे प्राप्त होती है। जैसे अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित करके उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं तो इस सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का ये रूप आधुनिक नौकरशाही का प्रकट रूप माना जाता है, ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं। तीसरा, करिश्मात्मक सत्ता, अर्थात जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत समझते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवा के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्मावादी और आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है और इस सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के प्रकार हो सकता है, जैसे कि क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सत्ता, व्यापक संदर्भ की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, संवैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त अथवा साधारण कानूनों से प्राप्त सत्ता, सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी सत्ता और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता, संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक आयोग अथवा मंत्रिमंडलात्मक सत्ता। और सत्ता की ये विभिन्न प्रयोग, सत्ता की विभिन्न रूप सत्ता प्रयोग की दृष्टि से बतलाए जा सकते हैं। अब है सत्ता का आधार क्या है। विद्यार्थियों, सत्ता एक स्वतंत्र परिवर्ती मान सकते हैं जिसका शक्ति प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध होता है और सत्ता के अनेक स्रोत और आधार होते हैं। सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा विश्वास, विचारों की एक रूपता, विभिन्न दंड विधान, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरणात्मक दबाव आदि भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरणात्मक दबाव आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होते हैं। जैसे राज्य व्यवस्था में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे संविधान, प्रशासनिक संगठन,
पदानुक्रम में आयोजित विभिन्न पदों तथा इन पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। इसके अलावा सत्ताधारी की कार्य कुशलता और व्यक्तिगत गुण भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थता का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंसेस कहते हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मींचकर स्वीकार कर लेता है। और स्वीकृति का क्षेत्र कैसा है? सीमित माना जाता है और घटता बढ़ता रहता है। सामान्यतः अधीनस्थों की ये प्रकृति रहती है कि वे प्रत्येक विषय में प्राधिकारी के आदेशों का पालन करें, क्योंकि ऐसा करने में उत्तरदायित्व से बच जाते हैं। और अधीनस्थ की दृष्टि से आवश्यक है कि आदेश समस्त संगठन के लिए हितकारी हो तथा उसके व्यक्तिगत हित में भी हो। वो पुरस्कार, प्रशंसा, लालच या दंड के भय से भी आदेशों का पालन कर सकता है। जब सत्ताधारी में कोरी सत्ता के अलावा नेतृत्व और अन्य व्यक्तिगत गुण हो, तब अधीनस्थ के लिए आदेशों का पालन स्वाभाविक हो जाता है। सत्ता की स्वीकृति का ये क्षेत्र असीमित नहीं होता और न ही अपरिवर्तित रहता है। अब सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं? मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फोलेट और चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा सत्ता पालन के कुछ आधार बताए गए। वो हैं विश्वास, अर्थात विश्वास सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास को आघात पहुंचता है, सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है। और तब सत्ताधारी क्या करते हैं? अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेता है। तो सत्ता पालन का सबसे पहला आधार क्या है? विश्वास। दूसरा, एकरूपता, अर्थात ये मनुष्य का स्वभाव है कि उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो इसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। अतः सत्ता पालन के प्रसंग में एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए राज व्यवस्था है उदारवाद, साम्यवाद, फांसीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती है तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों और सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। तीसरा, दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्प संख्या में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम करना पड़ता है और जो दबाव और दमन की भाषा ही समझते हैं। इससे सत्ताधारी का प्रयास ये होता है कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में वो दबाव को अपनाने की आवश्यकता ही न पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सत्ताधारी के आदेशों का औचित्य स्वतः स्पष्ट हो। वैधानिकता, अर्थात प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये सभी सत्ता पालन के आधार कौन कौन से? विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। अब सत्ता की सीमाएं क्या हैं? तो विद्यार्थियों, सत्ता की सीमाएं अनेक है। जैसे प्राकृतिक सीमा, जैसे कि संविधान में मूल अधिकारों को उल्लेख हो अथवा न हो, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये सब क्या है? प्राकृतिक मूल अधिकार है। किसी भी राज्य व्यवस्था को अधिकार नहीं हो सकता कि अपने नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रता और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। और सत्ता की प्रथम और अनिवार्य प्राकृतिक सीमा है और इस सीमा को उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित है। दूसरा, नैतिक धार्मिक विश्वास। नैतिक और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमाएं हैं। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है अधीनस्थों से। तीसरा, संस्कृति, अर्थात संस्कृति लोगों के जीवन जीने के ढंग का नाम है और जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज का सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता और नहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। चौथा है, संविधान, नियम और उपनियम। संविधान राजसत्ता का अंतिम स्रोत होता है, अतः सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती है और ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। आर्थिक सीमाएं, अर्थात प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती है
अतः यह आर्थिक साधन और क्षमता सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। छठा है अधीनस्थों की क्षमता और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करवाने और आदेशों मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से ही करती है। अतः अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित कर देती है। इसके अलावा विभिन्न व्यवस्थाओं में प्राय उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए संघ आदि बनाकर सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। यह स्थिति भी सत्ता का अवरोध लगा देती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून अर्थात वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आंशिक मान्यता ने भी सत्ता पर सीमाएं लगा दी हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन साथ ही यह सत्य है कि राज सत्ता द्वारा मनमान तौर पर इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा सभ्य सत्ता की कुछ सीमाएं हैं और प्रत्येक राज्य व्यवस्था को निर्धारित उद्घोषित लक्ष्य होते हैं तथा सत्ता इन लक्ष्यों और आदर्शों को उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता कुछ तकनीकी सीमा और वैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। इस तरह से सत्ता क्या है, सत्ता पालन का आधार क्या है, सत्ता की क्या सीमाएं हैं, सत्ता के अर्थ और व्याख्या। विद्यार्थियों, आप लोगों को आज का ये व्याख्यान समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले व्याख्यान में मैं आपको वैधतापूर्णता या औचित्यपूर्णता वैधता क्या है, इस पर हमारा अगला व्याख्यान आधारित रहेगा। धन्यवाद।